प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। सहयोगी एवं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों व समूहों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। इन संबंधों की स्थापना के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं। यह अंतःक्रियाएं हमारे सामाजिक संबंधों का निरंतर माध्यम रहती हैं और किसी भी क्रिया का निरंतर रूप से चलते रहना प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रकार प्रक्रिया को अंतःक्रिया का ही रूपांतरण कहा जा सकता है। अंतःक्रिया के सभी स्वरूप सामाजिक प्रक्रियाओं के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा एवं अर्थ। समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में लिखा है। सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं जिन्हें हम व्यक्तियों व समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं, अथवा तब जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाएं 3 प्रकार की मानी हैं। नंबर 1 है सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएं, नंबर 2 है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, नंबर 3 है असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। इनमें से सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया आती हैं। इस सामान्य सामाजिक प्रक्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया इसलिए माना गया है क्योंकि इसके अंतर्गत संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। इनका सबसे मुख्य प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया है। डॉसन तथा गैटिस के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में अंतर्विष्ट करते हैं। एल्ड्रिज और मेरिल का कथन है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह कम मात्रा में ही हो। सामाजिक अंतःक्रिया की दशाएं। सामाजिक अंतःक्रिया प्रारंभ होने के लिए 2 मूलभूत दशाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 है सामाजिक संपर्क और नंबर 2 है संचार। नंबर 1 है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक दशा है। बिना संपर्क के अंतःक्रिया का होना संभव नहीं है। अकेले व्यक्ति से कोई अंतःक्रिया नहीं हो सकती है। गिलिन और गिलिन का कहना है सामाजिक संपर्क अंतःक्रिया का प्रथम चरण होता है। सामाजिक संपर्क प्राथमिक अथवा द्वितीयक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात सामाजिक संपर्क के लिए शारीरिक निकटता का होना जरूरी नहीं है। बिना शारीरिक संपर्क के तार, टेलीफोन, पत्र आदि द्वारा हजारों मील दूर भी सामाजिक संपर्क स्थापित हो सकता है। सामाजिक संपर्क के लिए क्रिया और अनुक्रिया का होना आवश्यक है। नंबर 2 है संचार। अंतःक्रिया का दूसरा तत्व संचार है। सामाजिक संबंध के लिए जरूरी है कि किसी न किसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों का पारस्परिक संबंध हो। अपने विचार, उद्देश्य, भावनाएं आदि को व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाता हो, जिसके लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य अपनाता है। मानव चूंकि संस्कृत प्राणी है, अतः उसके पास भाषा है जिसके द्वारा वह विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। गिलिन और गिलिन ने पूर्ण संचार और अपूर्ण संचार का भी उल्लेख किया है। पूर्ण संचार का अर्थ है कि अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति जो कुछ कहना चाहते हैं उसे उसी रूप में समझे। यदि अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति परस्पर अपनी बातों को उसी रूप में नहीं समझा पा रहे हैं तो वह अपूर्ण संचार होगा। उदाहरण, माँ बालक को भूख लगने पर तुरंत खाना दे देती हैं तो यह पूर्ण संचार है। किंतु यदि कोई अतिथि बालक से अंग्रेजी में बात करे जिसे वह नहीं समझ पाए तो वह अपूर्ण संचार होगा। नंबर 3 है पृथक्करण। सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत संपर्क और संचार को समझने के लिए पृथक्करण को जानना भी जरूरी है, क्योंकि पृथक्करण सामाजिक अंतःक्रिया से वंचित करने की स्थिति का नाम है। किंग्सले डेविस ने 3 प्रकार के पृथक्करण का विचार किया है। नंबर 1 है पूर्ण पृथक्करण, नंबर 2 अर्थपूर्ण पृथक्करण, नंबर 3 है आंशिक पृथक्करण। पूर्ण पृथक्करण वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह से अलग रखा जाए। अर्थपूर्ण पृथक्करण की स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर काफी लंबे समय के लिए समाज से पृथक कर दें। आंशिक पृथक्करण
उस स्थिति का नाम है जिसमें किसी व्यक्ति का किसी समूह विशेष अथवा स्थान विशेष से संपर्क समाप्त हो जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएं। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहकारिता कुछ भी हो सकता है। ये सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि अंतःक्रिया के ही विभिन्न स्वरूप हैं। ये स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, कक्षा के दो छात्र परस्पर कक्षा में मिलते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं, आते हैं, साथ साथ खेलते हैं। इस तरह उनमें परस्पर के संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाती है और इस तरह वे परस्पर सहयोगी भाव में रहने लगते हैं। यही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रियाओं का सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा एवं अर्थ। विंसेज और विंसेज के मत में अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। गिलिन और गिलिन के मत में सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के उन तरीकों से है जिन्हें हम तब देख सकते हैं जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था करते हैं, अथवा जब परिवर्तन जीवन के प्रचलित तरीकों को अव्यवस्थित कर देते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व अथवा विशेषताएं। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है घटनाओं का एक क्रम। सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न घटनाओं का एक अनुक्रम रहता है, तभी वह सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। नंबर 2, संबंधित घटनाओं के क्रम में पुनरावृत्ति होना। यदि संबंधित घटनाओं का क्रम केवल एक बार हो, उसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया तभी कही जाएगी जब कुछ घटनाएं बार बार घटित होती रहे। नंबर 3 है घटनाओं का संबंधित होना। सामाजिक प्रक्रिया के लिए यह जरूरी है कि घटित होने वाली घटनाओं के बीच संबंध हो। संबंध के अभाव में सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। नंबर 4 है घटनाओं की निरंतरता। सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति होना ही काफी नहीं है, उनके लिए यह आवश्यक है कि घटनाएं लगातार होती रहे। नंबर 5 है विशिष्ट परिणाम। सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए यह आवश्यक है कि घटनाओं के क्रम को किसी निश्चित परिणाम की ओर ले जाया जाए। परिणाम सामाजिक घटना का एक आवश्यक तत्व है। बिना परिणाम की सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार। सामाजिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क के आधार पर दो रूपों में बांटा जा सकता है, सहयोगी और असहयोगी। सहयोगी संपर्कों को सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कहा जा सकता है। असहयोगी संपर्कों को असहयोगात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। सहयोगी प्रक्रियाओं में सहयोग, व्यवस्थापन, सात्विकरण, एकीकरण की प्रक्रियाएं आती हैं। असहयोगी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष को लिया जा सकता है। अब इनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जहां उसे किसी से सहयोग, संगठन व एकीकरण आदि प्राप्त होते हैं। जब समाज के स्तर पर ये प्रक्रियाएं होती हैं तो समाज में संगठन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वे हैं जो समाज में एकीकरण, सहयोग, सहकारिता आदि उत्पन्न करती हैं। ये सहयोगी प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं: सहयोग, व्यवस्थापन, सात्विकरण एवं एकीकरण। नंबर 1 है सहयोग। किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेता है। सहयोग किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न का नाम है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग को अनेक विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सहयोग का अर्थ एवं परिभाषा। ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य जो कि समान रूप से इच्छित होता है पर पहुंचने के निरंतर एवं सार्वजनिक प्रयत्न को कहते हैं। लुंडबर्ग और अन्य के अनुसार सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ साथ कार्य करने को व्यक्त करता है जहां एक व्यक्ति या समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दूसरों की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। सहयोग का स्वरूप। ग्रीन द्वारा सहयोग के प्रमुख 3 प्रकार वर्णित है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है प्राथमिक सहयोग। सहयोग का यह स्वरूप प्राथमिक समूहों में पाया जाता है जहां आमने सामने के संबंध होते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए कार्य करती है क्योंकि बच्चों की संतुष्टि में ही उसका स्वार्थ है। नंबर 2 है द्वितीयक सहयोग। इसमें व्यक्ति समूह के साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सहयोग करता है। नंबर 3 है तृतीयक सहयोग। तृतीय सहयोग की स्थिति उस समय आती है जब व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों से अनुकूलन करना चाहता है। व्यवस्थापन द्वारा सहयोग तृतीयक सहयोग ही है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने सहयोग के निम्न प्रकार माने हैं। नंबर 1 है सामान्य सहयोग। इस प्रकार का सहयोग केवल संतुष्टि
तथा आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है। नंबर 2 है मित्रवत सहयोग। अपने मित्रों के कार्य में इसलिए सहयोग किया जाता है क्योंकि इससे प्रसन्नता होती है। नंबर 3 है विभिन्न श्रमों का एकीकरण। जब किसी बड़े कार्य को करने में विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत होती है तो इसे इस प्रकार का सहयोग कहा जाता है। जैसे सड़क बनाने में मजदूरों से लेकर अनेक लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग के 2 प्रकार माने हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं तो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है, जैसे खेती का काम। अप्रत्यक्ष सहयोग जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं तो अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। जैसे दफ्तर में अनेक व्यक्ति मिलकर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने अपने कार्यों को करते हैं, यह अप्रत्यक्ष सहयोग है। सहयोग का महत्व। नंबर 1, सहयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। सहयोग से व्यक्ति में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। सहयोग संस्कृति के विकास, प्रसार व प्रचार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। नगरों में श्रम विभाजन व विशेषीकरण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जो बिना सहयोग के होना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सहयोग की आवश्यकता व्यवसाय, व्यापार, शिक्षण संस्था, परिवार, धर्म आदि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन सामाजिक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसका अर्थ वर्तमान अवस्था से अनुकूलन करना होता है। यदि व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं करता तो उसका परिणाम संघर्ष होता है। अतः व्यक्ति को संघर्ष व विरोध से सहयोग की ओर लाने की प्रक्रिया व्यवस्थापन है। उदाहरण, 2 बालक खेल ही खेल में लड़ते हैं किंतु बाद में उन्हें सुलह हो जाती है जिससे एक संघर्ष की स्थिति नहीं आ पाती है। यह व्यवस्थापन का उदाहरण है। व्यवस्थापन का अर्थ एवं परिभाषा। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार संघर्ष व प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या समूह अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जिससे प्रतियोगी की संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाइयां हल हो सके। फीचर के मत में व्यवस्थापन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप को कहा जा सकता है जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। व्यवस्थापन की प्रकृति। नंबर 1 है अधिकांशतः अचेतन प्रक्रिया है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिकांशतः अचेतन है जो सदैव होती रहती है। एक व्यक्ति किसी व्यवसाय में जाता है तो उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण उसके अनुरूप हो जाता है। नंबर 2 है निरंतर प्रक्रिया है। व्यवस्थापन एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सदैव प्रभावित करती है। नंबर 3 सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 4 प्रेम एवं घृणा का सम्मिश्रण है। नंबर 5 संघर्ष का परिणाम है। व्यवस्थापन के 2 प्रकार बतलाए हैं गिलिन और गिलिन ने। नंबर 1 है समन्वयात्मक व्यवस्थापन होता है और नंबर 2 है प्रभुता अधीनता युक्त व्यवस्थापन। जब समान शक्ति वाले 2 पक्षों के मध्य संघर्ष हो और उनमें व्यवस्थापन किया जाए तो वह समन्वित व्यवस्थापन कहलाता है। जब असमान शक्ति वाले 2 पक्षों में संघर्ष के पश्चात व्यवस्थापन होता है तो उसे प्रभुता अधीनता युक्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसमें एक पक्ष शक्तिशाली होता है और दूसरा निर्बल होता है। मजदूर और मिल मालिक में जब संघर्ष के पश्चात समझौता होता है तो यह इसी प्रकार का व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन की पद्धतियां गिलिन और गिलिन ने इसकी निम्न पद्धतियां बतलाई हैं। नंबर 1 है बल प्रयोग, नंबर 2 है समझौता, नंबर 3 है सही सूक्ष्मता, नंबर 4 है स्थिति परिवर्तन, नंबर 5 है युक्तिकरण, नंबर 6 है शोधन, नंबर 7 है पंच निर्णय। व्यवस्थापन के निम्न परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1 है संघर्ष और प्रतियोगिता को रोकना, नंबर 2 है विभिन्न व्यक्तियों का समन्वय है, नंबर 3 है संस्थाओं में संशोधन है, नंबर 4 है सात्विकरण की तैयारी। धन्यवाद।